भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हेलो, अपने पैसे अभी आपस में बांट लो। चलो। जनार्दन, ये ले। प्रणाम मालिक। अरे नहीं नहीं नहीं, अपने अपने कपड़े बाहर बाहर रखते हुए चले जाओ। चलो। हाँ हाँ, हो गया, निकलो। देखा भीमराव, कैसे पैसों का लालच देकर तुम्हारे लोगों को घटिया दिखाया मैंने, और तुम कुछ नहीं कर पाए। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। करुणा नहीं आई? नहीं आई। वो अब ना हमारे साथ आना चाहती है और ना ही जाना चाहती है। इसलिए आइए, आप हमसे सवाल मत पूछिए जिनका जवाब मैं और रमा नहीं दे सकते। और आई, ये सब आपके कारण ही हुआ है। बधाई हो आपको, आपने हमारे और करुणा दीदी के बीच बहुत दूरियां बना दी है। रमा छोड़ो ना, बुआ और पापा ने तो कितनी बार समझाया है, मगर आई को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम यहाँ रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। चलो, पानी पीने के बाद हम दोनों खाना बनाते हैं, क्योंकि आई तो अपना सास धर्म और करुणा दीदी अपना जेठानी धर्म भूल गई है। कम से कम हम तो अपना धर्म निभाए। अरे तुम दोनों पानी पी रही हो, हंस नहीं रही हो? हाँ आई, ये लोग हंस हंस के थक गई होंगी ना, इसलिए अभी पानी पी रही है। हम क्यों हंसेंगे? क्यों? वहाँ कारखाने में तो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे मेरे ऊपर, तो यहाँ भी मजाक बना ही रही होगी ना। अच्छा, क्या हुआ करुणा? कारखाने में इन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? क्या बताऊं आई, ये दोनों वहां मुझ पर इतने जोर जोर से हंस रही थी कि कारखाने का मैनेजर और बाकी सब जैसे देख रहे थे कि जैसे मैं कितनी बड़ी पापी हूं। ऐसा कुछ था ही नहीं, हम तो किसी और चीज को लेके हंस रहे थे। मगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो हमें माफ कर दीजिए। हाँ, और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बाहर आपको सब लोग ऐसे देख रहे थे। मैं कल सबसे बात करती हूँ कि वो सब आपको ऐसे परेशान ना करे। क्यों? क्यों बात करेगी तू? ताकि कारखाने का मैनेजर मुझे काम से निकाल दे? और फिर ये दोनों तो चाहती भी यही है कि मैं निकल जाऊं। वहां कारखाने में अच्छे से जम गई हो ना दोनों, तो यही चाहती होगी। मगर तुम दोनों याद रखना, मैं कारखाने से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कारखाने में ही रहूंगी और वहां काम करूंगी। छोड़ो रमा, हम खाना बनाते हैं, उससे पहले हम पानी लेकर आते हैं, क्योंकि करुणा दीदी को कुछ भी समझाना मुश्किल है। वो अब कुछ नहीं समझ सकती है।
अरे समझदार और तेज तो बस भीमराव और उसके चमचे चमचिया ही है। बस यही सुर मेरा रहा है सालों से, और इसी सुर में तुम बोल रही हो करुणा। अब हम दोनों का सुर मिलकर बड़ा धमाका करेगा। आज करे या 2 दिन बाद करे, मगर करेगा जरूर। भीम भैया, ये कपड़े किसके? जोखू काका, जनार्दन काका और मनोहर काका के। तो फिर वो लोग क्या पहने हैं भीम? कुछ नहीं पहना है। का? ये मौसम में बिना कपड़े के ऐसा ही है वो लोग? तुम सबका कपड़ा छीन कर ले आए? अरे जान से मार दोगे तब दम लोगे का? अरे भुलिया ताई, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए कि वो कह क्या रहा है। बस मौका मिला नहीं कि आरोप लगाना शुरू कर दिए भीम पे। अच्छा ठीक है, सुनाओ, पूरी कहानी सुनाओ कि क्या हुआ। वो तीनों मेरे ऑफिस में आए थे। जिस जगह वो शादी का कार्यक्रम होने वाला है, तुम तीनों मिलकर अच्छे से साफ सफाई कर दो वहां की, और इस काम के पैसे भी मिलेंगे तुम सबको। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों ने ये बंडी पहन रखी ना, यहीं मेरे सामने उतार के जाओ। देखिए, ये सब बिल्कुल भी मत कीजिए आप लोग। ये आपको जलील करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जितना पैसा ही साहब लोग दे रहे ना हमका, उतना तुम हमको दे, तो हम ये काम नहीं करेंगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर नहीं माने। इज्जत तो चली गई, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है कि इतनी ठंड में कहीं बीमार ना पड़ जाए वो तीनों। अच्छा, ये बात है। अरे तब तो ठीक है किए। अरे पैसा तो मिल जाए इतना सारा। एकदम सही किए जोखू, एकदम सही फैसला किए वो लोग। ये देखो आ गए। काका, ये कपड़े पहन लीजिए, ठंड लग जाएगी। काका, ए जोखू, पैसा लेके आयो का? हाँ, दो। अरे दो ना। ये लीजिए, कपड़े पहन लीजिए अपने अपने, नहीं तो ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। ये दीपक देख, पैसा लिया है जोखू। फुलिया, आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा। अच्छे खासे पैसा भी मिल गए और कल भोज में भी जाए का है। भीमराव, देखो और सीखो हमसे। ये भीम जिस ऑफिस में सुबह शाम दिन रात मेहनत करके 2 महीने पैसे कमाता है ना, उतने पैसे हम एक दिन में, अरे एक दिन तो छोड़ो, चंद घंटों में लेकर आ गए। अब बताओ कि पढ़ लिख कर क्या मिला तुम्हें? इसलिए हमेशा कहता हूं कि बड़ों की बातें माननी चाहिए। जैसे हम उन बड़े लोगों की बातें मानकर कैसे कमाते हैं तुमसे ज्यादा। इसलिए इस बात को गंभीरता से पूरी रात सोचना, ठीक है? चलो चलो। और हाँ, जरूरी लगे तो डायरी में लिख लेना। जनार्दन, मनोहर, जोखू, ये मैंने सालों से देखा है। इस सालों से चलता आ रहा है और आगे भी सालों तक चलता रहेगा कि कुछ पैसे देने वाले की कद्र हमेशा ज्यादा होती है और कपड़े पहनने वाले का जिक्र लोग करते तक नहीं। मेरे बेटे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम लोगों को मेरा बेटा कमजोर लगा, लेकिन आज मेरे बेटे ने आप सबको कमीज खोलने के लिए रोका, फिर वही कमीज वो यहां तक लेकर आया।
जोकू, तुम अभी आए और तुम्हारी बीवी पैसों के लिए उतावली हो गई, तुमसे पैसे छीन ली। लेकिन मेरा बेटा तुम्हें कपड़े पहनाने आया था ताकि तुम बीमार ना पड़ सको। ये सोच दुनिया की सारी दौलत पर भारी है, समझे? और मैं आज भर की ही बात करती हूँ। आप सबके लिए अमीर वो पैसे वाले सेठ, मेघनाथ और शिशुपाल है, मगर मेरे लिए इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति भीमराव अंबेडकर है। और मेरे लिए भी। मेरे लिए भी। और मेरे लिए भी। मेरे लिए भी। मेरे लिए भी। और मेरे लिए भी। और मेरे लिए भी। और ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी कि पैसे वाले ज्यादा अमीर हैं या उत्तम विचार वाले। और उन पैसे वाले के विरुद्ध मेरे पति जैसे विचारों से धनवान लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और हर एक व्यक्ति को ये चुनना पड़ेगा कि वो किसके पास जाए, किसकी बात माने। वो मेघनाथ, शिशुपाल और सेठ जैसे पैसों से अमीर व्यक्ति की, या फिर भीमराव अंबेडकर जैसे विचारों से अमीर व्यक्ति की। अब अंदर चले। हाँ, लेके जाओ। कहे कि अगर यहाँ रहेगा तो हम सब सवाल करने लगेंगे कि एक विचारों से न तो रोटी मिलत है और ना ही घर। अगर ये अपने विचार लेके कोनो तांगा वाला के पास भी जाएगा ना, तो वो एक विचार सुन के एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा देगा। एक बात और कि एक भारी भरकम विचारों से जिंदगी एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगी। और अगर इसके इतने ही अच्छे विचार थे तो क्यों इसकी पत्नी काम करने जाती है, पैसे कमाने जाती है ना? वो है तो, अरे भीम खुद भी तो पैसा कमाने जाते है ना। तो यही लिए विचारों के सामने पैसा हमेशा से ताकतवर और बड़ा है। नहीं, पैसा विचारों से ज्यादा ताकतवर और बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये बात आप लोग चाहे आज समझे या 10 साल बाद, लेकिन समझेंगे जरूर। क्या हुआ रमा? कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ। तो कहो। मगर अभी कहूंगी तो आपके पढ़ाई में दखल देने जैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बोलो क्या कहना चाहती हो? मुझे काम मिल गया
अरे वाह। और वही मिली है जहाँ करुणा दीदी और लक्ष्मी दीदी काम करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है रमा, तुम उन दोनों के साथ काम कर पाओगी, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, और ठीक ठाक पैसे भी है। और मैनेजर ने कहा है कि अगर ओवर टाइम करेंगे तो उसके पैसे अलग होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों मिलकर थोड़े पैसे कमाएंगे तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, और फिर पूरन काका का खर्चा भी तो निकल जाएगा। सच में ये बहुत अच्छी बात है। वाह वाह भीमराव वाह। वहां बाहर तो बड़े विचार विचार की बांसुरी बजा रहे थे, और यहाँ घर के अंदर बैठकर पैसे पैसे जोड़ रहे हो। कितनी दोहरी सोच है तुम्हारी भीमराव, मानना पड़ेगा। अरे बोलो कुछ भीमराव, ऐसे मुंडी नीचे करके पढ़ने लगोगे तो तुम्हारा पाप नहीं चुप जाएगा। दीदी, आपको बहस करनी है तो आप मुझसे कीजिए। रमा, हाथ में किताब है तुम्हारी, और किताब उग्र होना नहीं सिखाती, और किताब हाथ में लेकर बहस करने में भी कोई फायदा नहीं है। बैठो। लेकिन मैं इससे ये नहीं समझ जाऊंगी कि जो तुम कर रहे हो ना भीमराव, वो सही कर रहे हो। अरे कभी सही नहीं करता ये। भाषण दे दिया ना, बस अब बात खत्म। कह दिया ना इसने कि विचार ज्यादा ताकतवर है। अब कोई इसे तर्क पूछेगा तो इधर उधर की बातें करेगा। ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूं मैं, तर्क है उसके पीछे। अच्छा, बताओ क्या तर्क है? साबित करो कि विचार पैसों से कैसे ताकतवर है। तो फिर सुनिए। सदियों पहले ऊंचे लोगों ने एक विचार बनाया, और उस विचार को ऊंचे लोग और छोटे लोगों में बांट दिया गया। फिर उस विचार के आधार पर भेदभाव तय किए गए कि ऊंचे लोग ये कर सकते हैं, वो छोटे लोग नहीं कर सकते हैं, और फिर सदियों से यही चलता आया है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी पैसे वाले हमारे विरोधी है। बड़ौदा के सयाजी महाराज, वो भी तो पैसे वाले ही है ना, लेकिन फिर भी हमारे पक्ष में खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनका विचार बाकी पैसे वालों पर हावी हुआ। जब हमारे लोगों में वैचारिक दृढ़ता आ जाएगी ना, तब ऊंचे लोगों का विचार हमारे विचार से लड़ेगा, और उनके विचार की ताकत घट जाएगी। और उनके विचार की ताकत जितनी घटेगी, उतने ही जल्दी हम आजाद होंगे। नहीं तो तब तक वो लोग वैचारिक बल का उपयोग करके ऐसे ही हमें शादी का आमंत्रण देते जाएंगे, और हम दौड़कर उनकी शादी में काम करने पहुंच जाएंगे। जखू, ये देखो। अरे ये तो बहुत अच्छा है। जनार्दन देखो जरा। बहुत अच्छा है। जनार्दन दिखाओ। ये देखो। अरे बहुत बढ़िया लगेगा जनार्दन, बहुत बढ़िया। शिशुपाल के ब्याह में यही कपड़े पहन के जाएंगे, हैं? मनोहर भाऊ, जोखू जनार्दन, अगर मेरी मानो तो तुम लोग शादी में ना ही जाओ तो अच्छा है। अच्छा, जरूर भीमराव ने एक भेजा होगा। नहीं जोखू भाऊ, तुम गलत समझ रहे हो। भीम ने ना ही कुछ बोला है और ना ही कि समझाने के लिए भेजा है। मैं तो अभी रास्ते से आ रहा था तो ऊंचे लोग हमारे लोगों को गालियां दे रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि इतने भुक्खड़ और लालची हैं ये लोग कि सिर्फ खाने के लिए अपनी कमीज उतार के चले गए काम करने। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपना भीम का ना सही, कम से कम हमारे लोगों का तो मान रख लो। और बेवकूफ वाली बातें करना बंद करो नंदू। हमें जो सही लगा वो हमने किया, और ज्यादा ही अगर ये मान और सम्मान की चिंता है ना, तो है ना तुम्हारा भीमराव, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब, और अब हमारा करो मत। जाओ। पता नहीं कहां से आ जाते हैं।
अरे जानते हो अब। अच्छा ये बताओ, शादी में हम लोग जाएंगे तो कुछ उपहार भी तो लेके जाएंगे हैं? तो कहाँ लेके जाएं? उसके बारे में सोचते हैं ना कुछ। हाँ, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जब तक हम विचार को अपनी ताकत नहीं बनाते हैं ना, तब तक हमारे पास फूल खरीदने के पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन वही खरीदे हुए फूल लेकर हम उनकी शादी में जाकर उन्हीं के सामने सर झुकाकर खड़े रह जाएंगे।